सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ। इनके जो पाठ हैं 2 अनुच्छेदों में लिखे गए हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। और इसके अंतर्गत आज हम अभ्यास से जुड़े जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं, लाइक कमेंट शेयर बार बार होती है, सब्सक्राइब एक बार होती है। तो आइए देखते हैं पाठ को। लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे भीमराव अंबेडकर के क्या तर्क हैं? तो इनका जो उत्तर है हम देखें। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप न मानने के पीछे उनके जो भी तर्क हैं वह बिंदु सह नीचे दिए गए हैं, अर्थात हम उसको नीचे बता रहे हैं। पहला है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देती है। अर्थात यदि श्रम का विभाजन करती है तो साथ ही साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। कहने का अभिप्राय, जाति प्रथा का जो विभाजन है वो अस्वाभाविक तो है ही, साथ ही साथ ऊंच नीच का भी भाव इसके माध्यम से आती है। तीसरा है, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, मनुष्य की कितनी सामर्थ्य है उसको जाने बिना, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। और चौथा इसका जो बिंदु है वह है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो इन सभी को देखते हुए उन्होंने श्रम विभाजन को भी क्या किया है, जाति प्रथा का एक रूप माना है। अगला, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो हम कहना चाहेंगे कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण बनने के पीछे जो प्रमुख वजह है वह मनुष्यों को रुचि व क्षमता के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। पैतृक पेशा में भले ही वह पारंगत न हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। ऐसी स्थिति में काम करने वाले का ना तो दिल लगता है ना ही दिमाग, दुर्भावना से ग्रसित होकर विवशतावश काम चलाऊ काम करता रहता है, जिसकी परिणति बेरोजगारी या भूखमरी के रूप में आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? अब दास्ता का जो व्यापक परिभाषा है उसे यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होने का अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना, अर्थात गुलाम बना करके रखना। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है, यह वह स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसमें कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने भी पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद
आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है तो समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अन्यथा उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में जो उत्तम कुल शिक्षा एवं पारिवारिक ख्याति तथा पैतृक संपदा व व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ उठाने वाले लोग हैं वे ही बाजी मार जाएंगे। अतः राजनीतिज्ञों को भी जनता के साथ व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सही में आम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर चलिए देखते हैं। सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क भी दिया है। इससे मैं पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों की क्षमता के मूल्यांकन का मापदंड समान होने से ही मूल्यांकन सही हो सकता है। यह तभी संभव है जब सभी लोगों को जाति भेद से रहित होकर अर्थात परे होकर समान जीवन सुविधाएं एवं भौतिक स्थितियां उपलब्ध कराई जाएं। सभी को क्षमता प्रदर्शन का समान अवसर और प्रशिक्षण का समान अवसर प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? तो देखें छठवां प्रश्न का उत्तर। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को अलग से उल्लेखित नहीं किया है, किंतु समाज का निर्माण केवल पुरुषों से नहीं बल्कि स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर होता है। अतः स्त्रियों का सम्मिलित होना स्वाभाविक है। और भातृता शब्द संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उससे ही हुआ है, जिसका अर्थ है भाईचारा, और इसके लिए प्रचलित शब्द भाईचारा उपयुक्त है। पाठ के आसपास से कुछ प्रश्न हैं, परंतु यह जो प्रश्न है विद्यार्थी के स्वयं के लिए होते हैं। फिर भी देखें, आम्बेडकर ने जाति प्रथा के भीतर पेशे के मामले में लचीलापन न होने की जो बात की है, उस संदर्भ में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा पर पुनर्विचार कीजिए। और एक कहानी है जो शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा हुआ है, गलता लोहा, तो उस पर भी विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, कार्यकुशलता पर जाति प्रथा का प्रभाव विषय पर समूह में चर्चा कीजिए। चर्चा के दौरान उभरने वाले बिंदुओं को लिपिबद्ध कीजिए। तो ये जो कार्य हैं ये दोनों विद्यार्थी के स्वयं के कार्य हैं। इन्हें भी जानें। आम्बेडकर की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और इस विषय में गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने कैसे आदर्श समाज की कल्पना की है उसे भी पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।